इंशाल्लाह। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की प्रोविजन जहन में रख के बताएं कि क्या फॉलोइंग प्रॉमिसरी नोट है या नहीं। अरे वाह, मजा आएगा। ये जो नीचे दिए हुए हैं, क्या ये प्रॉमिस नोट है या नहीं। आई प्रॉमिस टू पे राहत ऑन डिमांड 5,000 एट माई कन्वीनियंस, नहीं, कंडीशन ऐड कर दी। ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे सोनू और ऑर्डर 5,000 फॉर वैल्यू रिसीव। डिमांड भी लिखा हुआ है, प्रॉमिस भी लिखा हुआ है, सारी बातें सही लग रही हैं। आई प्रॉमिस टू पे आदिल और ऑर्डर 5,000 एंड 500 शेयर्स ऑफ सिग्मा लिमिटेड। क्यों? क्योंकि हमने कहा था पैसे होने चाहिए खाली। आई प्रॉमिस टू पे माही और ऑर्डर 5,000 विद इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट क्वार्टरली रेस्ट। इंटरेस्ट क्वार्टरली होगा, कितने % होगा? अनसर्टन। आई प्रॉमिस टू पे यू और यूर सक्सेसर ऑन डिमांड 10,000। मैं तुम्हें या तुम्हारे वर्षा को 10,000 दूंगा। वर्षा तो डिफाइंड ही नहीं है, कौन है? या वो कह देता तुम बता देना। अब वर्षा एक ऐसी चीज़ है जो आज की डेट में क्लियर नहीं है, अनसर्टेनिटी आ गई। आई प्रॉमिस टू पे रफ़ी और ऑर्डर 10,000 7 days आफ्टर सालेक्स डेथ। डेथ अनसर्टन नहीं होता, डेथ ही तो सर्टन होता है। आई एम लाइबल टू पे अहमद 5,000। मैं समझता हूं कि मैंने 5,000 देने हैं अहमद के। ऊपर चलते हैं। सलमान एजेंट है मलिक का और उसके पास अथॉरिटी है कि बिल ऑफ एक्सचेंज मलिक के बिहाफ पे ड्रॉ करे। गनी हुआ सप्लाइड गुड्स टू मलिक ऑन क्रेडिट, अप्रोच सलमान टू एक्सेप्ट अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर अमाउंट ड्यू। सलमान साइंड द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन ड्यू डेट। मलिक डिड नॉट ऑनर द बिल। डिस्कस द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सलमान अंडर द इंस्ट्रूमेंट। पार्टी समझनी होंगी। सलमान एजेंट है, मलिक मालिक है और सलमान को अथॉरिटी के बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह मलिक के बिहाफ पे करेगा। गनी ने इनको सप्लाई किया है। फिर क्या हुआ? सलमान को उसने कहा बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करो। सलमान ने साइन कर दिया। बिल ऑफ एक्सचेंज बंदा खुद भी साइन कर सकता है और अगर उसने एजेंट को अथॉरिटी दी हुई वो भी साइन कर सकता है। मलिक ने ऑनर नहीं किया। मालिक ने, जो असल मालिक था, उसने ऑनर नहीं किया। तो बताएं सलमान के क्या राइट्स हैं? सलमान तो एजेंट है, असल जिम्मेदारी किसकी है? मालिक की। जिसके अगर उसको प्रॉपर्ली ऑथराइज था तो अब ऐसे में जो असल ड्रॉ वो है, जो मालिक है, वो जिम्मेदार है वो पैसे देने के लिए। ये मिडल मैन था। वही बात है कि खजांची के पास अगर नहीं है तो कौन देगा? बादशाह देगा। तो बादशाह असल में जिम्मेदार है। What liabilities does drawer of a bill of exchange incur when negotiable instrument under negotiable instrument? negotiable instrument में ड्रॉर की क्या जिम्मेदारी है? आप कहेंगे ड्रॉर की लाइबिलिटी जो है वो सेकेंडरी है, पहले ड्रॉई के पास जाएगा बिल, अगर वो नहीं देगा फिर ड्रॉर के पास। ए ड्रॉ बिल ऑन बी हु एक्सेप्टेड विदाउट कंसिडरेशन। ए ने बी को बिल दिया, उसने बगैर कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर लिया। ए इंडोर्स द बिल टू सी। ए ने सी को दे दिया कंसिडरेशन के लिए। ड्यू डेट पे सी ने बिल प्रेजेंट किया बी को फॉर पेमेंट बट बी कॉन्टेंट्स एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन एंड रिफ्यूजेस टू पे। एक बंदे ने दूसरे को कंसिडरेशन पे दिया, दूसरे ने तीसरे को। अब पहले बंदे और तीसरे का तो कोई ताल्लुक नहीं होता, उस दुकानदार का बादशाह से तो कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन अगर एक बिल प्रॉपर तरीके से फॉरवर्ड होता होता पहुंचे तो आखिरी बंदे को लाइबल होता है बिल बनाने वाला। तो ऐसे में अगर नजर आ रहा हो कि ठीक है जी लोगों के हाथों से वो मूव होता जा रहा है, तो जो भी आखिरी बंदा है वो असल पहले वाले बंदे से पेमेंट मांग सकता है। एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स। उन्होंने कहा पेमेंट ड्यू कोर्स बता दें, होल्डर बता दें, होल्ड इन ड्यू कोर्स बता दें। आप नारा लगाएंगे खुशी से और आप फड़का फड़कू देंगे सवाल को। ए ने बिल पेबल बनाया बाय बी which is due after 3 months. It passed through several hands before X become its holder. कई हाथों से गुजर के X पे पास पहुंचा। जब X ने प्रेजेंट किया तो B ने कहा भाई तुम कौन? आप ऐसा नहीं कर सकते भाई, बिल जितने मर्जी हाथों में गुजरो, आखिरी बंदे का ये हक है कि वो आपसे पैसे ले सकता है। प्रॉमिसरी नोट को एक्सप्लेन करें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, कर देंगे आप। What do you understand by term holder? Hold in due course and payment in due course. 3 डेफिनेशन पूछ ली, होल्डर, होल्ड इन ड्यू कोर्स और पेमेंट इन ड्यू कोर्स। आपने लिख दिया और 8 नंबर कमा लिए। लो जी, उन्होंने कहा हम एक स्पेसिमेन दे रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अबव नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और उसकी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। 7 नंबर का सवाल। अगर आपने पहचान सही लिया तो कैरेक्टरिस्टिक्स बड़ी अच्छी हो जाएंगी, अगर गलत भी पहचान लिया तो 2 का ही तो फर्क होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के तो नंबर मिल जाने काफ़ी हद तक। पहचानते हैं। डेट डली हुई है, गुड। पैसे लिखे हुए हैं। प्लीज पे ऑन डिमांड टू तौसीफ और हिज ऑर्डर। एक्सेप्ट भी हुआ है
और 2 साइन हुए हुए, बिल ऑफ एक्सचेंज। अब आप कहेंगे प्लीज, प्लीज का मतलब वादा तो बहरहाल नहीं है ना, टोन थोड़ी सी सॉफ्ट है। सम टाइम को बंदा गुस्से में भी प्लीज कह देता है कि मैं पढ़ा रहा हूं और एक बच्चा बहुत शोर कर रहा है, मैं कहूं भाई प्लीज आप तो क्लास से चले जाएं, तो ये प्लीज नहीं है, ये है भाई निकल जाओ इधर से। तो वर्ड प्लीज हमेशा उतना सॉफ्ट वर्ड नहीं है, ये टोन पे डिपेंड करता है। अगर पेपर में आ जाए तो आपने लिखना है कि अगर ये प्लीज ऑर्डरिंग टोन में है तो ठीक है। तो ये अब हमें नजर आ रहा है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल ऑफ एक्सचेंज बताया और उसके फीचर्स लिख दिए। हाँ, ये पार्ट भी अगर आपके पास किताब में आ रहा है तो इसे क्रॉस कर दें, ये पुराने ज़माने में कॉन्सेप्ट होता था, ये अब हमारे सिलेबस में नहीं रहा। उसमें एक बैंक फेल कर जाता था पैसे देने से, फिर उसका एक लाइबिलिटी होती थी, तो ये अगर किताब में गलती से आपके पास मौजूद है सो उड़ा दें। Sarvat owes 500,000 to Zain. The amount payable on 11 August 2016. Sarvat intend to issue negotiable instrument to Zain in satisfaction of her debt. Under provision of negotiable as advise Sarvat about the type of negotiable instrument which may be issued to Zain, assuming that Sarvat does not want to involve a third party in making the payment. कितनी निशानियां देंगे आपको? उनका आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे, आप उसको पैसे देना चाह रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं कि आपने उसे पैसे देने हैं और तीसरी पार्टी बीच में ना आए, तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा? प्रॉमिसरी नोट, जिसमें 2 पार्टीज होंगी। आगे गुस्ताख ने कह दिया प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ द सेड इंस्ट्रूमेंट। ये सवाल देखने के बाद अब हमें इंस्ट्रूमेंट की जो शक्ल है उसको भी ना सिर्फ पहचान होनी चाहिए बल्कि हम उसको बना भी सकते हों। तो ये थोड़ा सा जुल्म कर दिया इन्होंने, कोई बात नहीं, खैर है। ब्रीफली डिस्क्राइब टर्म एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट बता दें 4 नंबर के लिए, आपने बता दिया। आमना के पास एक बेरर चेक था अपने अंकल शोएब की तरफ से एज अ गिफ्ट। शोएब टाइटल टू द चेक वॉज डिफेक्टिव। शोएब के पास जो चेक था वो सही नहीं था और आमना आफ्टर रिसीविंग द चेक इंडोर्स इट टू हर लैंडलॉर्ड ऑन अकाउंट ऑफ रेंट। सवाल ने ये नहीं बताया कि आमना को पता है या नहीं पता। अगर सवाल खामोश है, वी नॉर्मली एज्यूम के होल्डर इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। कुछ नहीं बताया कि आमना को पता था या नहीं पता था। नहीं पता था तो वो एक मासूम खातून है, उसने अपने लैंडलॉर्ड को वो चेक दे दिया। बताएं क्या लैंडलॉर्ड जो है वो अमाउंट ऑफ चेक रिकवर कर सकेगा? क्या ये एक जेन्युइन ट्रांसफ़र हुआ है? हम कहेंगे जी अगर आमना को नहीं पता और आमना ने ट्रांसफ़र कर दिया तो वो एक लेजिटिमेट ट्रांसफ़र है और ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो अब ये चीज़ प्रॉपर वैलिड हो गई। अगर आमना को पता होता तो फिर आमना सही टाइटल आगे ना फॉरवर्ड कर पाती और फिर वो बंदा क्लेम ना कर पाता। अंडर प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपने एंडोर्समेंट बतानी है 3 नंबर के लिए, वाजिबा। अभी थोड़े पहले 4 नंबर के लिए पूछा था, अब 3 नंबर। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कभी भी नंबर्स की बेस पे नहीं सोचना कि हमने कम या ज़्यादा लिखना है, अपनी नॉलेज के बेस पे सोचना है कि आपने कितना लिखना है। इन व्यू ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कमेंट ऑन द टाइप एंड वैलिडिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने कहा 4 इंस्ट्रूमेंट हैं, बताओ ये किस किस्म के इंस्ट्रूमेंट हैं, उनमें से कौन सा है और वैलिड है या नहीं। नुमान प्लीज पे टू मेहरीन 100,000। नुमान को एक बंदा कह रहा है कि तुमने मेहरीन को 1 लाख रुपए देने हैं। ये पहले तो बाद में देखेंगे वैलिड है या नहीं। इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? बिल ऑफ एक्सचेंज। एक बंदा दूसरे को हुक्म दे रहा है। प्लीज़ से अब अगेन पता नहीं प्लीज़ ये मेहरबानी वाला था, शफकत वाला था या हुक्म वाला था, तो ये अगर इसे हुक्म कंसिडर करें तो वैलिड है। आप लिख दें इट इज एज्यूम कि दिस प्लीज हेयर रेफर्स टू एन ऑर्डर। नुमान आई शैल बी हाईली ओब्लाइज इफ यू मेक इट कन्वीनियंट टू पे 100,000 टू मेहरीन। नुमान बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप किसी तरह से थोड़ा सहूलत से कुछ टाइम निकाल के किसी तरीके से मेहरीन को पैसे दे दें। इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? बिल ऑफ एक्सचेंज। पार्टीज 3 है लेकिन वैलिड है नहीं। अब ये रिक्वेस्ट सी नज़र आ रही है, इतने ज़्यादा सॉफ्ट और हम्बल अल्फाज इस्तेमाल कर दिए। पीछे खाली प्लीज था, इधर तो वो बिल्कुल ही ज़मीन पे लेट गया। उसने कहा जी मेरे ऊपर से गुजर जाओ तुम जो है ना, तुम मुझे कुचल डालो। मतलब देखिए नुमान, मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ का अगर आप थोड़ा कन्वीनियंट हो सके, थोड़ा अगर कुछ गुंजाइश निकल सके तो पैसे दे दीजिएगा। तो नज़र आ रहा है कि कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गया मामला। I acknowledge myself to be indebted to Numan in 100,000 to be paid on demand for value receive। अगर खाली इंडेप्टेड होता तो हम कहते हैं कि ये नहीं, लेकिन उसने कह दिया ऑन डिमांड रिसीव, तो ये प्रॉमिसरी नोट है, एक बंदे दूसरे को पैसे देने हैं, क्लियरली उसने पार्टीज भी बता दी हैं, तो ये वैलिड नज़र आ रहा है। आई प्रॉमिस टू पे मेहरीन और ऑर्डर 100,000 6 days आफ्टर नुमान डेथ।
आई प्रोमिस टू पे मेहरीन, प्रोमिस नोट हो गया, लेकिन डेथ लिखा हुआ है, ये तो इनवैलिड हो गया होगा, नहीं वैलिड है, छा गए आप लोग। अनदर प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आपने बताने होल्ड इन ड्यू कोर्स किसे कहते हैं, बता देंगे इंशाल्लाह बता देंगे। अभी तो चाय नज़र आ रही है, आप क्यों नहीं बताएंगे? हाँ कह रहे हैं साड़ी चाय रोक के बैठा है, टीचर जल्दी से जाए। ओए इतने सारे सवाल और आ गए, कोई बात नहीं, खैर है, चाय और मीठी हो लगेगी। समझ ड्रॉ और चेक विच इज पेबल टू मुनाफ और ऑर्डर। सलीम आफ्टर फोर्जिंग मुनाफ एंडोर्समेंट, सलीम भाई साहब ने क्या किया, फोर्ज किया, बेमानी गड़बड़ करके साइन शाइन बदल दिए। रिसीव पेमेंट फ्रॉम द बैंकर, भाई साहब ने बैंक से पेमेंट रिसीव कर ली, क्या बैंकर लाइबल होगा इस चेक का समद को? बैंकर बेचारे के साथ धोखा हो गया, उसको एक फोर्ज हुआ हुआ चेक दे दिया, उसने इनकैश भी कर दिया। भाई बैंकर ने अगर नेक नियति से पेमेंट कर दी, बैंकर ने थोड़ी हर चेक के पीछे जाके देखना होता है कि कौन सा सही था कौन सा गलत था। बट टेक्निकली दिस पार्ट शुड बी इन चैप्टर नंबर 15। अंडर प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ब्रीफली डिस्क्राइब पेमेंट इन ड्यू कोर्स, बता देंगे, बता देंगे। मुजाहिद ने रेडीमेड गारमेंट्स लिए 6 लाख के शोएब से क्रेडिट पे, अमाउंट 25 दिसंबर 2020 को पेबल है। मुजाहिद वांट्स टू इशू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज डेट टू शोएब विदाउट इन्वॉल्विंग अ थर्ड पार्टी फॉर द पेमेंट। अल्फाज का कहत, इससे ज्यादा कुछ नहीं मैंने बोलना। तो बताएं वो कौन सा इशू करेगा, क्या मामला होगा, और आप नेसेसरी डिटेल वो कर सकते हैं, और आपने ड्राफ्ट भी करना है। सिर्फ इंसान बदला, बाकी सब वही है। तो अंडर प्रोविजन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आप समझ आ रहा है पास पेपर करना कितना जरूरी है। जैकपॉट लग जाता है कभी कभी पेपर में, एक सवाल अच्छी तरह से देखा हुआ समझा हुआ है, वही सवाल आ जाता है, उस वक्त भूल जाता है। चलें खैर, अंडर प्रोविजन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच इंस्ट्रूमेंट और गिव रीजन कि वो वैलिड है या नहीं है। आई प्रॉमिस टू पे जाहिद, मैं जाहिद को वादा करता हूं, प्रॉमिस नोट हो गया, 3.5 लाख दूंगा, और ऑल द एप्लीकेबल इंटरेस्ट अमाउंट अनसर्टन है, अमाउंट नहीं समझ आ रही। पे 3.5 लाख टू जाफर अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ 3500, अमाउंट समझ आ रही है, सही है। बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिस नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर दे रहा है, पे। I hereby acknowledge that I have taken 3.5 lakh from Abid and shall pay the interest to him on the amount at agreed interest rate। एक बंदा दूसरे से वादा कर रहा है, लेकिन बड़ा कच्चा पक्का सा वादा है। एक तो प्रॉमिस नोट भी सही इसका नहीं बन रहा, और ऊपर से अमाउंट भी सर्टन नहीं है। पाजी वाह, आखिरी सवाल पे पहुंच गए, चाय के बहुत करीब। पता लगे आज वो कहें आखिरी दिन था हमने चाय रखी नहीं। बिलाल ओज 900,000 टूवर्ड साद, बिलाल ने 9 लाख देने थे साद के, उसने वादा किया कि मैं एंडोर्स करूंगा एक प्रॉमिसरी नोट इस फेवर में ताकि सेटल हो जाए। अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एक्सप्लेन टू साद द एसेंशियल ऑफ वैलिड एंडोर्समेंट एज ही वांट टू एंडोर्स दैट प्रॉमिसरी नोट इज एंश्योर दैट प्रॉमिसरी नोट इज प्रॉपर्ली एंडोर्स। टाइप 2 सवाल जिसमें मेरा हमेशा दिल करता है कि जुमला लिखा हो, यहाँ के ऊपर लिखी हुई जो बकवास है उसको इग्नोर करें। आपने जो नीचे सवाल है बस इस सवाल का जवाब देना है। यानी ऊपर खामखा वो बिलाल साद और बिलाल यूं सोच रहा था और वैसे सोच रहा था, सवाल क्या पूछ रहा है, एसेंशियल्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट बताओ। लेकिन चूंकि सिनेरियो डाल दिया, अब आपने क्या किया, नीचे एसेंशियल्स लिख दिए और ऊपर आपने क्या किया था, 2 लाइनें छोड़ दी थी। अब सवाल में से ढूंढें, एक्सप्लेन टू साद द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एंडोर्समेंट। वी विल एक्सप्लेन साद दैट फॉलोइंग आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड फलाना, और नीचे वो लिखे हुए हैं। और अगर रट्टा भूलने का खर्चा हो तो पहले रट्टा छाप दें, 3 लाइनें छोड़ दें, फिर प्यारी सी इंग्लिश बना के सिर्फ रिलेट कर दीजिएगा। यकीन मानने से रिलेट करने का 1 नंबर होगा। तो अगर उन्हें बेचारों ने सिनेरियो बनाया, पूछा रट्टा है, लेकिन आपने उनके सिनेरियो का एहतराम जरूर